चलिए स्वागत करते हैं सभी का लेट्स एन एकेडमी पर। और मैं आशीष कुमार आज से डेली नियमित यूपी, टीजीटी, पीजीटी, मैथमेटिक्स विषय की तैयारी कराने जा रहा हूं। तो इसमें हम सबसे पहले जो भी टॉपिक होगा उसको हम पहले उसकी थ्योरी कंप्लीट करेंगे। उसके बाद जो भी कॉन्सेप्ट होंगे वो सारे कॉन्सेप्ट करेंगे कवर। कोई ट्रिक होगी तो उसको भी कवर करेंगे। और यदि कोई डायरेक्टली कुछ क्वेश्चन भी याद करने होंगे हमें डायरेक्टली, तो वो भी हम करेंगे। तो इतने सारी चीज़ें हम अब आगे देखने वाले हैं। तो आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं, सबसे पहला टॉपिक डिटर्मिनेंट उठा रहे हैं हम। डिटर्मिनेंट आपको पढ़ाने वाले हैं सारडिक। हम हिंदी मीडियम में ही आपको पढ़ाएंगे सारडिक। क्या पढ़ाने वाले हैं? सारडिक, जिसको डिटर्मिनेंट कहते हैं। तो हम आपको पढ़ाने वाले हैं सारडिक। क्या पढ़ाने वाले हैं? सारडिक। तो पहला टॉपिक हमने सारडिक लिया है। तो देखिए सारडिक की संकल्पना किस प्रकार से हमारी बनी हुई है। तो देखिए यहाँ से हमने दो समीकरण लिखे, a1x प्लस v1y बराबर 0 और दूसरा हमने लिखा a2x प्लस b2y बराबर 0। ये समीकरण नंबर 1 और ये समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 से हम लिख सकते हैं, देखिए समीकरण 1 से हम कर सकते हैं a1x बराबर, इसको उधर लेंगे तो माइनस के v1y। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, a1 अपॉन v1 बराबर माइनस के y अपॉन x कर लेंगे। समीकरण नंबर इसको हमने 3 बना दिया। इसी प्रकार अब समीकरण नंबर 2 से हम लिख रहे हैं a2x बराबर माइनस के b2y। a2x बराबर माइनस के b2y। तो यहाँ से हम कर सकते हैं a2 अपॉन b2 को इधर ले लिया, माइनस के y अपॉन x। समीकरण नंबर 4। अब हम लिख रहे हैं समीकरण 3 व 4 से, ठीक है। तो समीकरण 3 और 4 से हम क्या लिख सकते हैं, a1 अपॉन v1 बराबर a2 अपॉन b2। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई तो a1 b2 बराबर a2 v1, ठीक है। आगे इसको लिखा a1 b2 माइनस a2 b1, ठीक है। अब आप देखिए बराबर 0। इसी को, इस फॉर्मेट को यदि हम इस प्रकार से लिख दें, इस फॉर्मेट को हम क्या लिख दें, a1 b1 a2 b2 बराबर 0, तो इसको हम बोलते हैं सारडिक, ठीक है। ये सारडिक, ठीक है। इसको हम क्या बोल देते हैं, सारडिक, ठीक है। यानी इस प्रक्रिया को, केवल इस प्रक्रिया को, तो ये a1 b2 माइनस a2 b1 जो है, इसको हमने किस रूप में लिख दिया, a1 b1 a2 b2। तो ये जो प्रतीक हुआ इसी को हम बोलते हैं सारडिक। क्या बोलते हैं? सारडिक, ठीक है। तो सारडिक की प्रक्रिया आपको समझ में आई होगी। इसे हम क्या कहते हैं, सारडिक कहते हैं। इस प्रतीक, इस रूप को हमने इसमें लिख दिया, तो इस प्रतीक को हम क्या बोलते हैं, सारडिक बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? सारडिक, यानी डिटर्मिनेंट। जैसे हम इसी को क्या बोल देते हैं, सारडिक कहते हैं। अब हम आगे देखेंगे इसकी, ये बात समझ में आ गई होगी कि सारडिक किस प्रकार से बना, ठीक है। अब अगला देखें, जैसे हमने सारडिक बोल दिया। अब जो हमने ये लिखा था a1 b1 a2 b2, ठीक है, ये जो सारडिक लिखा था, इस सारडिक को कौन सी कोटि का, द्वितीय कोटि का सारडिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? द्वितीय कोटि का सारडिक, ठीक है। अब आप समझें द्वितीय कोटि या द्वितीय क्रम, ठीक है, सारडिक कहते हैं। क्यों कहते हैं इसमें? क्योंकि द्वितीय कोटि का मतलब इसमें कितनी पंक्तियां हैं, क्योंकि इसमें 2 पंक्तियां हैं। कितनी पंक्ति हैं? 2 पंक्ति। ये बात बताएंगे, इस तरह से जो होती हैं वो पंक्तियां क्या बनती हैं,
पंक्तियाँ। तो ये पहली पंक्ति थी और ये दूसरी पंक्ति, ठीक है। तो इसमें 2 पंक्तियाँ और 2 स्तंभ थे। कितने थे? 2 स्तंभ थे, इसलिए द्वितीय कोटि या द्वितीय क्रम, ठीक है। द्वितीय क्रम, क्रम और कोटि एक ही बात होती है, कोटि और क्रम एक ही बात होती है, ठीक है। तो ये जो अभी हमने लिखा था A1 V1 A2 B2, ये जो साइडिक लिखा था ये हमारा द्वितीय क्रम या द्वितीय कोटि का साइडिक था। अब इस साइडिक को हम प्राय किससे? डेल्टा से प्रदर्शित करते हैं। डेल्टा बराबर A1 V1 A2 B2, ठीक है। आगे देखेंगे, ये जो व्यंजक अभी इसका हमने प्राप्त किया था थोड़ी देर पहले, A1 B2 माइनस A2 B1, इस व्यंजक को हम इस साइडिक का क्या कहते हैं? प्रसार कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रसार। इस व्यंजक को इस साइडिक का प्रसार कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रसार, ठीक है। तो इस प्रसार को निकालने के लिए सीधे सीधे क्या करते हैं वो तो मैं बाद में बताऊंगा, पहले और देखिए। A1 B1 C1, ये A2 B2 C2 और A3 B3 C3, ये साइडिक लिखा हुआ है। तो ये कौन से क्रम का है? तृतीय कोटि का साइडिक है। कौन सी कोटि का है? तृतीय कोटि या तृतीय क्रम का साइडिक है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें एक पंक्ति ये है, ठीक है, और एक पंक्ति ये है और एक पंक्ति ये है। कितनी पंक्तियां हैं इसमें? 1 2 3, 3 पंक्तियां हैं। अब स्तंभ की बात करें तो देखिए, एक स्तंभ ये है, दूसरा स्तंभ ये है और तीसरा स्तंभ ये है। तो कितने स्तंभ है इसमें भी? 1 2 3। क्यों है ये तृतीय कोटि या तृतीय क्रम का? क्योंकि इसमें 3 पंक्तियां और 3 स्तंभ हैं, और 3 ही क्या है? स्तंभ है। तो बात समझ में आ गई। तो तृतीय कोटि या तृतीय क्रम, तो किसी भी साइडिक की कोटि क्रम समझ में आएगी, ठीक है। अब आगे हम देखते हैं साइडिक की पंक्तियां या स्तंभ। अब हम आपको बताने जा रहे हैं साइडिक की पंक्तियां या स्तंभ। तो अभी मैंने थोड़ा कुछ बताया था कि पंक्तियां कौन सी होती हैं और स्तंभ कौन सी है। देखिए, एक साइडिक की लिखा है A1 A2 A3, V1 B2 B3 और C1 C2 C3। तो इस साइडिक की यदि मुझे पंक्तियां निकालनी है, क्या निकालनी है? पंक्तियां। तो आपको पहले इस तरह की लाइन है, ये देखिए इस तरह से पंक्ति के रूप में। पंक्ति ऐसी तो होती है सीधी सीधी, ये क्या होती है? पंक्ति, ठीक है। तो इसी तरह से ये पहली एक पंक्ति हो गई, ये दूसरी पंक्ति हो गई और ये तीसरी पंक्ति हो गई। तो इस तरह से जो बनती है वो पंक्तियाँ, ये पहली पंक्ति हो गई, ये दूसरी पंक्ति हो गई नीचे वाली, ठीक है, ये दूसरी पंक्ति हो गई और नीचे वाली ये हो गई तीसरी पंक्ति, ठीक है। रो भी बोलते हैं इंग्लिश में, रो, ठीक है। तो इस तरीके से अब आती है आपकी स्तंभ। तो स्तंभ के लिए आप क्या करेंगे? देखिए, A1 A2 A3 V1 B2 B3 C1 C2 C3, ठीक है। तो ये जो हैं इस तरह से ये कॉलम, स्तंभ समझते हैं सीधा सीधा होता है। स्तंभ कैसा होता है? सीधा सीधा। तो स्तंभ, ये पहला स्तंभ, ठीक है, ये फर्स्ट स्तंभ हो गया और ये वाला हो गया दूसरा स्तंभ, ठीक है, सेकंड स्तंभ हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा आपका तीसरा स्तंभ, ठीक है, थर्ड स्तंभ। तो इस तरह से आपको समझ में आ गई होंगी कि पंक्तियां और स्तंभ कैसे निकाले जाते हैं। इसके बाद अब हम साइडिक का आगे का टॉपिक उठाते हैं, आगे देखते हैं क्या है साइडिक में। ठीक है, साइडिक का रूप, तो याद रखें साइडिक का रूप जो होता है, साइडिक का रूप हमेशा कैसा होता है? हमेशा वर्गाकार होता है। इस बात को नोट कर लें, साइडिक का रूप हमेशा कैसा होता है? वर्गाकार होता है। साइडिक का रूप हमेशा कैसा होता है? वर्गाकार होता है। किसी भी साइडिक में ये छोटी सी छोटी बातों को याद रखेंगे, ये ध्यान रखना। साइडिक का रूप हमेशा कैसा होता है? वर्गाकार होता है। और किसी भी साइडिक में पंक्तियों और
स्तंभों की संख्या, पंक्तियों और स्तंभों की संख्या कैसी होती है? बराबर होती है, बराबर होती है। ठीक है, किसी भी सारणी में पंक्तियों और स्तंभों की संख्या कैसी होती है? बराबर होती है। ठीक है, ये छोटी छोटी बातों को आप नोट करते जाएं कहीं। ठीक है, किसी भी कॉपी में नोट कर लें। इन्हीं बातों से धीरे धीरे क्वेश्चन मिलेंगे आपको, छोटे छोटे क्वेश्चन। अब आती है सारणी की कोटि। तो सारणी की कोटि बराबर होता है, या तो लिख लो आप स्तंभों की संख्या, या लिख सकते हैं आप स्तंभों की संख्या, या बराबर करके पंक्तियों की संख्या, पंक्तियों की संख्या। तो ये भी नोट याद कर लें इसको, सारणी की कोटि बराबर स्तंभों की संख्या है या फिर पंक्तियों की संख्या। ठीक है, तो ठीक, ये हो गए 3। अब अगला देखते हैं हम क्या है। एक बात और इसी में नोट पॉइंट में, यदि किसी सारणी की कोटि सम संख्या है, ठीक है, सम संख्या का मतलब समझ गए? सम संख्या कोष्टक में लिख सकते हैं 2 4 6 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो उसे समकोटि का सारणिक कहते हैं। किसका कहते हैं? समकोटि का सारणिक कहते हैं, समकोटि का सारणिक कहते हैं। ठीक है, और यदि विषम है, ठीक है, और यदि विषम है तो उसे क्या कहेंगे? तो उसे विषम कोटि का सारणिक कहते हैं। ठीक है, विषम कोटि का सारणिक कहते हैं। ठीक, अब हम आगे देखेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। अब हम सारणिक में अवयवों की संख्या, सारणिक में अवयवों की संख्या। तो ये कैसे निकली है? देखिए, इसके लिए हम सीधा सीधा करते थे पंक्ति गुणा स्तंभ, या फिर ये भी कर सकते हैं कि कोटि का स्क्वायर। क्या कर सकते हैं? सारणिक की कोटि का स्क्वायर, कोटि का स्क्वायर, या इसको सीधा सीधा लिख दो सारणिक की कोटि का, सारणिक की कोटि का होल स्क्वायर। ठीक है, या तो पंक्ति गुणा स्तंभ कर दो या फिर कर दो सारणिक की कोटि का। देखते हैं हम सारणिक का विस्तार। क्या देखेंगे? सारणिक का विस्तार। आराम से सारी चीज़ें क्लियर होंगी, धीरे धीरे एक एक टॉपिक को क्लियर। सारणिक का विस्तार, तो देखिए जैसे एक साइड लिखा है A1 V1 A2 B2। ठीक है, A1 V1 A2 B2, तो इसका हमें विस्तार करना है। तो हम इससे इधर करेंगे और इससे इधर करेंगे। सबसे पहले सीधे हाथ से इधर चलेंगे, तो इसका इधर करेंगे तो A1, देखिए ये वाला पहला टर्म ये होगा A1 B2, तो यह रखेंगे A1 B2। ठीक है, फिर लगाएंगे माइनस, फिर इसका और इसका गुणा करेंगे। ठीक है, ये वाला पहले फर्स्ट वहाँ उसमें होगा, फिर ये सेकंड क्रिया में होगा। तो इसका हमने कर दिया A1 B2, फिर माइनस A2 V1। इसी प्रकार से अगर कोई दूसरा दे दे, जैसे मान लीजिए एक लिख दिया 3 4 2 6। ठीक है, इसका आपसे विस्तार पूछ रहा है, तो आपको सबसे पहले इधर से इधर करना है। 3 गुणा 6, क्या करना है? 3 गुणा 6 माइनस 4 गुणा 2। ठीक है, तो 6 तिया 18 माइनस 4 दूनी 8। यहाँ से 18 से 8 घटेंगे तो ये 10। ये इस सारणिक का क्या हो गया? विस्तार कितना आया? 10 आ गया। ठीक है, और इसी विस्तार, ठीक है, ये सारणिक का विस्तार हो गया पहले टाइप का। दूसरा देखें, अगर इस तरह लिखा है A1
V1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। तो इस तरह के जब तृतीय कोटि का साइड को, तो उसका विस्तार कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हम फर्स्ट टर्म लेंगे ये वाला, ये A1 रखेंगे यहाँ पर A1, ठीक है। इसके बाद ये साइड किस पंक्ति में आ रहा है उसको कैंसिल करो, इसमें आ रहा है, इस वाली फर्स्ट वाली में, इसको कैंसिल कर दो, और इस स्तंभ में आ रहा है तो इसको कैंसिल, बचता है हमारा ये, तो हम इसको लिख देंगे B2 C2 B3 C3, ठीक है। इसके बाद इसके बाद हम सेकंड लेते हैं, ये हमारा प्लस का, ये माइनस का। एक चीज़ और देख लो, यहाँ पर साइड में चिन्ह होते हैं टर्म के, तो वो आप इधर देख लो साइड में यार, ठीक है। प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, तो अब सेकंड टर्म हमारा आ रहा है माइनस का, तो हम यहाँ लगा रहे हैं माइनस, ठीक है। माइनस लगाया। अब इसके लिए हम किसे कैंसिल करना होगा? एक तो हमारा ये पंक्ति कैंसिल हो जाएगी और ये वाला जो है स्तंभ कैंसिल हो, तो बचेगा A2 A3 C2 C3। देखिए इससे ये रख दिया तो इधर से ये कैंसिल हो गया, इसको ये रख दिया तो ये कैंसिल, बचेगा हमारा क्या, देख लीजिए आप स्पष्ट देखिए, A2 A3 C2 C3। तो यहाँ लिख देंगे A2 A3 C2 C3, ठीक है। ये हमारा हो गया A2 A3 C2 C3। इसको यहाँ लिख दो 10, ठीक है। इसके बाद अब हमारा हम C1 लेंगे, इसके बाद हमारा तीसरा स्टेप C1, तो ये किसका चिन्ह है? प्लस का, तो प्लस लगा देंगे और यहाँ रख देंगे C1, ठीक है। C1 रख दिया। अब C1 हमारा किस में आएगा? इस स्तंभ में आएगा, थर्ड स्तंभ में आएगा और फर्स्ट रो में आएगा, तो ये कैंसिल, ये इसे हटाइए यहाँ से। अब ये कैंसिल हो गया और ये कैंसिल हो गया, बचा क्या? A2 B2 A3 B3, ये कैंसिल हो गया। क्या बचा? A2 B2 A3 B3, तो हम यहाँ रख देंगे A2 B2 A3 B3, ठीक है। अब हम आगे सॉल्व करेंगे इसको, तो ये A1 यहाँ रख लिया। अब वही प्रक्रिया जो यहाँ की थी, ये द्वितीय कोटि का साइड है, इसको सॉल्व करेंगे तो इसका इधर करेंगे, तो B2 C3 माइनस B3 C2, इसका इधर कर देंगे माइनस, ये कोष्टक बंद करेंगे, माइनस लगाएंगे। अब सॉरी यहाँ पर हम भूल गए कुछ, ये B1 नहीं लिखा हमने, ठीक है। ये वाला सेकंड टर्म B1 नहीं लिखा, तो B1 यहाँ रख देंगे V1, ठीक है। इसके बाद इधर करेंगे तो A2 C3 माइनस A3 C2, ठीक है। फिर इसके बाद ये लेंगे प्लस C1, ठीक है, प्लस ये C1 रख लिया हमने। अब इसका इधर करेंगे तो A2 B3 माइनस A3 B2, तो इस प्रकार से तृतीय कोटि का हमारा, तो ये हमने कर लिया C1 ये वाला रख लिया यहाँ पर। अब उसके बाद ये द्वितीय कोटि का, इसका इधर करेंगे तो A2 B3 माइनस इसका इधर करेंगे तो A3 B2, ठीक है। ये हमने अभी तक किया तृतीय कोटि का साइड था, उसका हमने विस्तार किया। बंद करें। तो अब देखिए तृतीय कोटि का एक सवाल हम देखते हैं विस्तार करने वाला, कैसे करेंगे। जैसे मान लीजिए एक तृतीय कोटि का साइड लिखाइए 3 2 माइनस 2, यहाँ पर कर लीजिए 1 2 3 4 3 1, ठीक है। यहाँ माइनस लगा दीजिए, एक यहाँ माइनस लगा दीजिए, ठीक है। तो पहले तो इसको माइनस को उठाइए, इस तरीके से देखिए पहले, तो बराबर। सबसे पहले हमने क्या बताया, इस 3 को लेंगे, तो ये 3 रख लिया। अब ये किस किस पंक्ति और किस में दिखाई दे रहा है? इसमें दिखाई दे रहा है, इसमें दिखाई दे रहा है। तो बचा क्या? 2 माइनस 3 1, तो यहाँ पर रख दिया 2 माइनस 3 1, ठीक है। इसके बाद इसको रखने से पहले चिन्ह किसका आएगा? माइनस का। सेकंड रखते हैं तो माइनस का, प्लस माइनस, ये प्लस ये माइनस ये प्लस, तो इसमें माइनस हमने ले लिया। अब रखेंगे ये वाली वैल्यू, तो ये वैल्यू हमारी 2 है। मान लीजिए ये वैल्यू -2 होती तो हम यहाँ क्या रखते? कोष्टक लगा के -2 रखते। ध्यान रखेंगे, यदि मान लीजिए -2 होता तो हम यहाँ कोष्टक लगा के क्या रखते? -2। अभी हमारा यहाँ पर क्या है? प्लस का 2, तो इसलिए हमने +2 रखा और ये हो गया, ठीक है। इसके बाद जब ये +2 हो गया तो ये वाला
कॉलम बंद हो जाएगा और ये हो जाएगा, तो क्या बचेगा 1 4 -3 1, तो हम रखेंगे 1 4 -3 1, ठीक है। इसके बाद अब हम आते हैं तीसरे एलिमेंट पर, फर्स्ट रो के तीसरे एलिमेंट पे आते हैं। तो ये हमारा 6 और ये प्लस का चिन्ह है, तो पहले प्लस फिर ये 6। मान लीजिए 6 माइनस का होता, अभी ये -6 होता, तो हम यहाँ क्या करते हैं -6 कोष्टक में रख लेते, ठीक है। स्टेप को समझ लीजिए आराम से। तो अभी तो ये +6 है, +6 रख दिया, ठीक है, ये +6 हो गया। अब यहाँ देखिए 6 जब लेंगे तो ये क्लोज और ये क्लोज, क्या बचा 1 4 2 -3, तो 1 4 2 -3, ठीक है। इस तरीके से सॉल्व करेंगे। अब देखिए 3, इसको सॉल्व करो, 2 एकम 2, माइनस यहाँ होता है। अब देखिए -3 का जब हम गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा +9, तो ये 9, ठीक है। -2 इसका करो, 1 एकम 1 और 4 3 12, माइनस यहाँ होता है, ये माइनस के 12 हो रहा है, तो माइनस माइनस +12, +6 यहाँ करेंगे -3 और 4 दूनी 8 माइनस के, ठीक है। और ये हो गया 3 कोष्टक में -7 -2, ये 13 +6 -11, और ये हो गया माइनस के 21 -26 -66, ये हो गए 6 6 12 12 और 1 13 की 3 हासिल 1 6 2 8 और 2 10 और 1 11 माइनस के 113। तो इस तरीके से ये 3/3 यानी तृतीय कोटि के साइडिक के ये विस्तार हमने प्राप्त किया है। और साइडिक का मान अगर हम कहें, अगला टॉपिक देखिए साइडिक का मान। तो जो साइडिक का विस्तार होता है उसे हल करने पर, विस्तार को हल करने पर जो मान प्राप्त होता है, उसे हम क्या कहते हैं, साइडिक का मान कहते हैं, ठीक है। प्राप्त होता है वही आपका क्या होता है, साइडिक का मान होता है, ठीक है, याद रखेंगे। तो ये साइडिक, ये -113 इस तृतीय कोटि के साइडिक का क्या है, मान है, और यही इसका क्या है, विस्तार है। चलिए अब आते हैं साइडिक के उपसाइडिक। यही देख लीजिए, साइडिक के उपसाइडिक। अब हम क्या करने वाले हैं, साइडिक के उपसाइडिक, ठीक है, यानी इनको, ठीक है। अब हम करेंगे साइडिक के उपसाइडिक, ठीक है। तो देखिए इनको हम बोलते हैं माइनर्स ऑफ ए डिटर्मिनेंट, ठीक है, यानी साइडिक के उप डिटर्मिनेंट, ठीक है, साइडिक के उपसाइडिक। तो ये हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो देखिए फटाफट से। इसके लिए हम बोल रहे हैं किसी साइडिक के किसी अवयव से होकर जाने वाली पंक्ति तथा स्तंभ को छोड़ देने पर जो साइडिक शेष रहता है उसे उस अवयव का उपसाइडिक कहते हैं। कहने का मतलब ये है, एक साइडिक ये लिखा है A1 V1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, ये लिखा है एक साइडिक, ठीक है। अगर मुझे A1 का उपसाइडिक ज्ञात करना है, किसका ज्ञात करना है, A1 का उपसाइडिक ज्ञात करना है। क्या निकालना है, A1 का उपसाइडिक। तो सीधा है, ये देखेंगे कि A1 किस पंक्ति में आ रहा है, इसमें आ रहा है, और किस स्तंभ में आ रहा है, इसमें आ रहा है। तो शेष एलिमेंट हमारे ये बचते हैं, यानी हम यहाँ से एक साइडिक बनाएंगे और लिखेंगे B2 C2 B3 C3। तो ये A1 का क्या हो गया, उपसाइडिक हो गया। ये वाला जो साइडिक लिखा है वो इस A1 का क्या हो गया, उपसाइडिक हो गया। अगर मान लीजिए आपसे ये पूछे B3 का, किसका पूछे, B3 का उपसाइडिक, तो आप क्या करेंगे, आप ये देखेंगे कि B3 किस में आ रहा है, उपसाइडिक, ठीक है, उपसाइडिक, ठीक है। तो उपसाइडिक देखिए B3 हमारा किस में आ रहा है, देखिए फटाफट से, B3 इसमें आ रहा है, ठीक है, इस स्तंभ में आ रहा है। और किस पंक्ति में आ रहा है B3, देखिए फटाफट से, B3 आ रहा है इस पंक्ति में, तीसरी पंक्ति में। तो बचता कितना है, तो बचेगा हमारा इतना A1 A2, क्या बचेगा, A1 A2 C1 C2, ठीक है। तो ये इसका B3 का क्या है, उपसाइडिक है, ठीक है। अब हम देखते हैं, देखिए ये जो उपसाइडिक है, A1 के उपसाइडिक को हम कैपिटल A1 लिखते हैं, B3 के उपसाइडिक को क्या लिखेंगे, कैपिटल B3 लिखेंगे। तो एक नोट पॉइंट डालिए आप, क्या डालिए, नोट पॉइंट लिखेंगे आप, अवयवों A1
ठीक है। एलिमेंट ये जो थे A1 B1 C1 A2 B3 C3 C2 और A3 B3 C3, ये सारे क्या इसके एलिमेंट होते हैं उपसाइडिक के, सॉरी साइडिक के क्या होते हैं, एलिमेंट होते हैं। तो यहाँ लिख रहे हैं अवयवों A1 B1 कॉमा लगा करके C1 A2, या ऐसे लिख लो, सीधी सीधी सीरीज बना लो। अवयवों A1 A2 A3 B1 B2 B3, ठीक है, डॉट 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 के उपसारिकों को कैपिटल A1, पहला A1 है तो A1, दूसरा A2 है तो A2 A3 कोमा B1 B2, B1 का कैपिटल B1, B2 का कैपिटल B2, B3 का कैपिटल B3, डॉट 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 से प्रदर्शित करते हैं या से लिखते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये उपसाइडिक हो गए आपके। अब आते हैं हम उपसाइडिक के बाद अब हम आएंगे सहगुणनखंड पर। किस पर आएंगे? सहगुणनखंड, ठीक है। सहगुणनखंड, ये उपसाइडिक था तो यहाँ पर लिख लीजिए साइडिक के सहगुणनखंड, सहगुणनखंड, ठीक है, सहगुणनखंड, ठीक है। इनको हम बोलते हैं कोफैक्टर। क्या बोलते हैं? कोफैक्टर, ठीक है। तो ये देखिए कोफैक्टर हम कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए लिखा हुआ है किसी साइडिक के किसी अवयव का सहगुणनखंड उस अवयव के उपसाइडिक को उस अवयव के उचित चिन्ह से गुणा करने पर प्राप्त होता है। चिन्ह का बस गुणा कर देते हैं, उपसाइडिक में किसका गुणा कर देंगे? चिन्ह का। यदि उपसाइडिक में चिन्ह का गुणा कर दिया, ठीक है, उपसाइडिक में, अभी उपसाइडिक हमने निकाले थे, तो उपसाइडिक में यदि हमने चिन्ह का गुणा कर दिया, किसका गुणा कर दिया? चिन्ह का गुणा कर दिया। मान लीजिए ये उपसाइडिक है, इसमें हमने चिन्ह का गुणा कर दिया, ठीक है, अवयव के संगत चिन्ह का गुणा कर दिया, तो ये हमारा क्या बन जाएगा? सहगुणनखंड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? सहगुणनखंड। तो अब इसके लिए हम सहगुणनखंड का फॉर्मूला लिख देते हैं। सहगुणनखंड, ठीक है, बराबर -1R+C, और यहाँ लिख देंगे उपसाइडिक। क्या लिख देंगे? उपसाइडिक, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना, यहाँ लिख देंगे हम उपसाइडिक, यानी यहाँ पर जो R है, जहाँ R तथा C क्रम से क्या है? अवयव, ठीक है, उस पंक्ति के स्तंभ की संख्या, ठीक है। अवयव, संगत अवयव, ऐसे लिख देंगे, संगत अवयव की R क्या है? पंक्ति, तथा C क्या है? कॉलम यानी स्तंभ की संख्या है। क्या है? की संख्या है, ठीक है। तो ध्यान रखें। अब देखो कैसे निकालेंगे इसको। अब एक सवाल करके देखते हैं सहगुणनखंड कैसे निकालेंगे, ठीक है। ये तो फॉर्मूला हो गया आपका, इसको नोट कर लीजिए। ये फॉर्मूला हो गया कि सहगुणनखंड बराबर -1R+C इंटू उपसाइडिक। याद रखें, ये फॉर्मूले ही पूछे जाएंगे। छोटी छोटी चीज़ें मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ, इनसे भी डायरेक्ट सवाल आएंगे। जहाँ R क्या है? R आपकी क्या हो गई? पंक्ति, और C क्या हो गई? कॉलम यानी स्तंभ, ठीक है। माइनस उचित चिन्ह से ये भी लिख सकते हैं, चिन्ह इंटू उचित चिन्ह, ठीक है। संगत चिन्ह, अवयव के संगत चिन्ह इंटू उपसाइडिक बराबर सहगुणनखंड, ठीक है। ये भी दे सकते हैं, या फिर ये लिख सकते हैं सहगुणनखंड बराबर -1R+C इंटू उपसाइडिक, ठीक है। छोटी छोटी चीज़ें हैं। तो देखिए, अगर मान लीजिए हमने ये कर दिया, देखो एक हमने आपका एक
साइड लिखा A1 V1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 A3 B3 C3 ये लिखा हमने एक साइडिक। ठीक है, अब हम पूछ रहे हैं कि आप बताइए B2 का उपसाइडिक, B2 का सहगुणन खंड बताइए। क्या बताइए? सहगुणन खंड। B2 कहाँ है? ये रहा, ये पड़ता है दूसरी पंक्ति में। किस में पड़ता है? दूसरी पंक्ति का दूसरा एलिमेंट है और दूसरे स्तंभ में पड़ता है। तो मैं लिखूंगा -1। R क्या था? पंक्ति की संख्या। तो R पंक्ति कौन सी है? पहली, दूसरी। दूसरी में पड़ा तो 2 प्लस, और ये दूसरी ही क्या है बताइए जल्दी से फटाफट? दूसरे ही स्तंभ में पड़ता है। तो C कॉलम की संख्या कितनी है? 2। अब उपसाइडिक कैसे लिखेंगे इसका? उपसाइडिक हमने तुम्हें बताया था कि ये B2 किस में पड़ रहा है? एक इसमें पड़ रहा है। इसको क्लोज कर देंगे और किसको क्लोज कर देंगे? इसको क्लोज कर देंगे और इसको क्लोज कर देंगे, यानी ये खत्म हो जाएंगे। तो क्या बचेगा? यानी ये खत्म हो जाएगा और ये खत्म, क्या बचेगा? A1 A3। तो यहाँ लिख देंगे A1 A3 और C1 C3 C1 C3। ठीक है, A1 A3 C1 C3। तो ये हो गया -1 की घात 4 और A1 A3 C1 C3। ठीक है, तो यहाँ से हो गया ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब इस -1 की घात 4 है तो ये +1 हो जाएगा। ठीक है, +1 और A1 A3 C1 C3। ठीक है, इसको इससे आगे क्या कर सकते हैं? इसका विस्तार कर सकते हैं। तो इसका विस्तार हो जाएगा A1 C3 - A3 C1। ये जो आया वो हमारा इस किसका आया? B2 का सहगुणन खंड आया। तो इसी प्रकार से हम सारे सभी के निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब ये हमने आपको आज साइडिक के सहगुणन खंड तक करा दिया। अब इससे आगे के जो सवाल और जो थ्योरी होगी और वो अगली वीडियो में आपको मिलेगी। तब तक के लिए धन्यवाद। और यदि मेरा चैनल आपको द्वारा दी गई जो जानकारी है यदि अच्छी लग रही हो तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।